करते हैं, कक्षा की शुरुआत कर लेते हैं। अब तक हम कुछ कारक प्रकरण को पढ़ते हुए आ रहे थे और हमने जो है द्वितीय विभक्ति तक का कुछ नियम पिछली क्लास में पढ़े हैं। बात करते हैं अब हम द्वितीय विभक्ति से बचे हुए नियमों को। कारक कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखना, बहुत सीधा सिंपल सा सूत्र आया है, उपांग बध्यांग वशः। ये सूत्र हमसे कहता है कि अगर वस धातु के पहले अगर उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अगर वस धातु के पहले वस इस धातु के पहले अगर उप, अनु, आंग और अधि उपसर्ग अगर जुड़ा हुआ है तो वस का मतलब क्या अर्थ होता है? रहना। वस धातु का अर्थ क्या? रहना, निवास करना। नीटू जी गलत बातें मत बताओ भाई, अफवाहें मत फैलाओ। जो भी पढ़ा रहा हूं ऐसे कैसा मैचिंग मैचिंग, मेरे वो थोड़ा सा उधर किताब रह गई ना तो वो भी मैं बता देता, ऐसा मत करो। आप जो पढ़ाते हो आपकी लिखी हुई किताब में नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कि मैं पढ़ा भी रहा हूं और मेरी किताब में नहीं मिलेगा? अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। नीटू जी एक बार चेक कीजिएगा प्लीज, आपसे निवेदन रहेगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ बिल्कुल मिलता है। एक बार के लिए चेक कीजिएगा, ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र चेक करोगे मिलेगा, उपांग वध्यांग वशः। अभी चेक करो अगर किताब है तो पास में देखने को मिल जाएगा। ऐसे टेंशन मत किया करो मेरे लाडले, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा जेन्युइन पढ़ाया जाएगा, जो भी दिया जाएगा जेन्युइन दिया जाएगा। बात हम कर रहे थे उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग अगर वस धातु के पहले हो तो रहा कहां जाता है? किसी न किसी स्थान पर। अब आप कहोगे गुरुजी स्थान में तो गुरुजी जो स्थानवाची है आधार होता है, और आधार में तो सप्तमी होती है, लेकिन उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग वस धातु के पहले है तो उस स्थान शब्द में, उस स्थान वाले शब्द में आप द्वितीय विभक्ति। लेकिन अगर डायरेक्ट वस है, इनमें से कोई नहीं है, तो आप उस स्थान में सप्तमी करोगे। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं बता देता हूं, जैसे ये है राजा नगर में रहता है, इसका अगर आप संस्कृत में अनुवाद करने की कोशिश करोगे तो देखो, राजा वसति, इतना सा कह रहे हो बिना अधि, ये तीन चारों के चारों उपसर्ग नहीं लगा रहे हो आप लोग, तो नगर शब्द में, इस नगर शब्द में आप सप्तमी लगा दोगे और कह दोगे नगरे। लेकिन अगर आपने कह दिया वसति के पहले उप, वसति ऐसे कह दिया तो राजा नगर में आपको करना करेगा द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि यही नियम है कि अगर वस धातु के पहले उप, अनु, अधि या आंग उपसर्ग मतलब कि आ अगर जुड़ा हुआ है तो आप वो जो स्थान है उसमें द्वितीय विभक्ति करोगे। और ये बात मैं आप लोग, जैसे कि राजा नगरम अनुवसति, राजा नगरम अधिवसति, राजा नगरम उपवसति, राजा नगरम आवसति। लेकिन गुरुजी अगर इन उपसर्गों का प्रयोग नहीं करें, मान लीजिए आपने कह दिया कि इन उपसर्गों का प्रयोग मत करो, मत करो। जैसे ही आप इनमें से मतलब उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, चारों उपसर्ग का, तो भाई साहब सीधा सिंपल सा इन चारों उपसर्गों को अगर आप हटा दोगे तो भाई साहब ये जो आपका नगरम है ना, इस नगरम की जगह पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? द्वितीय विभक्ति नहीं लगा करके आपको सप्तमी मतलब नगरे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नगरे करना पड़ेगा, सप्तमी विभक्ति। अब आप कहोगे गुरुजी सारी जगह पर, भाई अनुवाद देख लो ना, उपसर्ग चारों हटा दो, सीधा एक ही तरीके से वाक्य बन जाएगा, राजा नगरे वसति, राजा नगरे वसति, राजा नगरे, एक ही है। क्यों? क्योंकि आपने चारों में से कोई उपसर्ग नहीं लगाया, इसलिए सप्तमी करोगे। और जैसे ही आप चारों में से एक भी उपसर्ग का वस धातु के पहले कर दोगे, आपका भाई साहब बन जाता है द्वितीय विभक्ति उस स्थान में। कर क्लियर है? आधार की। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं दूसरा रूप यहां पर लिख रहा हूं,
नगरे, ये सप्तमी विभक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप में इनमें से कोई भी उपसर्ग नहीं लगाया है इसलिए, और यहां आपने ये चारों में से उपसर्ग लगाया इसलिए आप द्वितीय विभक्ति करेंगे। आगे आता है अधिसिंगस्थाशाम कर्म। ध्यान से देखिएगा, ये सूत्र कहता है आप लोगों से कि अगर शींग, शींग का अर्थ क्या होता है? सोना, रात को सोते हो ना, वो महंगे वाला सोना नहीं, रात को सोते हो ना, शयन, शयन करने वाली शींग धातु। स्था, स्था मतलब कि बैठने वाली, स्था मतलब बैठना, और आस, आस का मतलब होता आसन्न ग्रहण करना। इन धातुओं के पहले अगर अधि उपसर्ग नहीं हो, ध्यान से देखो, लेकिन अगर हो तब क्या करोगे और नहीं हो तब क्या करोगे, दोनों के बारे में मैं बातचीत कर देता हूं। मुझे जरा बड़े आराम से बताना, अगर आप लोग सो रहे हो, मैंने क्या कहा? अगर उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा, इसमें ध्यान से समझना, सींग, स्था और आस धातु के पहले अगर अधि उपसर्ग हो तो मुझे जरा ईमानदारी के साथ में कहना, सींग का मतलब सोना, सोने कहां सोते हो? गुरुजी खाट पर, पलंग पर, बेड पर, मतलब किसी स्थान पर, मेपे पर, सही बात है ना, किसी स्थान पर सोते हो। हाँ गुरुजी, तो जो स्थान क्या हो गया? आधार, और उस स्था मतलब बैठते हो, बैठते किस पर? गुरुजी जमीन पर, जगह पर, मतलब किसी आधार पर, किसी स्थान पर। हाँ गुरुजी, में पेपर। आसन ग्रहण करोगे, कुर्सी का, मेज का, टेबल का आसन ग्रहण करोगे? गुरुजी करेंगे, वो भी तो स्थान है गुरुजी, है। तो जहां पर सोया जा रहा है, बैठा जा रहा है, आसन ग्रहण किया जा रहा है, अगर इन तीनों धातुओं के पहले अगर अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, तो क्या करना है आपको? उस स्थान में द्वितीय विभक्ति करनी है, कर्म संज्ञा बना करके। अगर अधि उपसर्ग नहीं है तो ध्यान रहे उस स्थानवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति कर दोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, राजा सिंहासन पर बैठता है, बैठने के लिए स्था धातु का प्रयोग करते हैं, जिसके धातु रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। राजा तिष्ठति ऐसा कहना चाह रहे हो बिना अधि उपसर्ग के, कहां? सिंहासन। तो ध्यान रहे, सिंहासन की सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, और सिंहासने, राम के जैसे रामे, तो सिंहासने तिष्ठति केवल। लेकिन गुरुजी हमने कह दिया अधि तिष्ठति, फिर क्या बनेगा? तो ध्यान रहे, जहां पर, जहां पर अधितिष्ठति है, तो जहां बैठा जा रहा है उसमें आप लोग द्वितीया करोगे और सिंहासनम रूप बनाओगे। क्या करोगे? सिंहासन में बनाओगे, द्वितीया करोगे अधि होने के कारण, जबकि सप्तमी करोगे बिना अधि उपसर्ग। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सींग, स्था, आस धातु के पहले अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग करते हो तो जहां सोया जाए, जहां बैठा जाए, जहां आसन ग्रहण किया जाए, उस स्थानवाचक शब्द में हम द्वितीया करेंगे। लेकिन अगर इनके पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं करोगे तो भाई साहब सप्तमी युक्ति का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। वैसे ही राजा सिंहासन पर बैठता, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, अधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो सिंहासने तिष्ठति, सप्तमी कर दोगे। ऐसे ही हरि वैकुंठ में रहता है, हरि ही वैकुंठे, वैकुंठम अधि आसते, देखो अधि उपसर्ग और आस धातु, अधि प्लस आसते, अध्यासते, यण संधि करके। लेकिन अगर अधि का प्रयोग नहीं करो, आसते लिख दो अकेला, तो आसते लिखने पर आप वैकुंठम नहीं करके वैकुंठे करोगे। ठीक है, आगे चलो। मुनि शिलाम अधिशेते, आपने अधिश उपसर्ग का प्रयोग किया सिंह धातु के पहले, इसलिए शिलाम में देखो द्वितीय विभक्ति आई। लेकिन अगर आप अधि का प्रयोग नहीं करोगे तो ये रूप क्या बन जाएगा? शिलायाम। क्या बनेगा? शिलायाम, मुनि शिलायाम शेते, सप्तमी का प्रयोग करना होगा अगर अधि का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही
शिष्य आसनम अधितिष्ठति, सह पर्यंकम अधिशेते और गुरु आसनम अध्यासते। और जहां पर आप, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सींग स्था आस धातु के पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हो तभी आप द्वितीय विभक्ति करोगे, और अगर इनके पहले अधि का प्रयोग नहीं करोगे तो आप लोग सप्तमी विभक्ति करोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे इसी से मिलती जुलती एक धातु आती है और वो है विष धातु। ये विष धातु का अर्थ होता है प्रवेश करने का अर्थ में। क्या करने के लिए? एंट्री करने के अर्थ में, प्रवेश करने के अर्थ में भाई साहब। तो प्रवेश करने के अर्थ में हम अगर ले रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, वहां पर अगर आप प्रवेश करने के अर्थ में केवल विष धातु का प्रयोग करते हैं अकेली का, तो जिस मार्ग पर, जिस जगह पर एंट्री की जा रही उसमें करोगे सप्तमी। लेकिन अगर इस विष धातु के पहले अभि और नी ये दोनों उपसर्ग लगे हुए हों तो जिस आधार में आप एंट्री कर रहे हो वहां पर आप कर्म करके द्वितीय विभक्ति करोगे। मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे सारे के सारे एक बार जवाब देना मुझे। यहां नहीं, मैं ना इधर लिखता हूं अलग से, यहां ठीक रहेगा, जो आप लोगों के लिए लिखा लिखाया रह जाएगा। सज्जन है कितने वचन है, मतलब कौन से वचन का यह वाक्य है? प्रियंका जी क्वेरी में डालिएगा और क्वेरी में से आपको पता चलेगा। मैंने कहा सज्जन है, बताओ कौन इसके अंतर्गत कौन सा वचन है? मैंने वचन पूछा, मैंने विभक्ति नहीं पूछी है। श्वेता जी बिल्कुल जो भी है आप देखते रहिएगा, क्योंकि इनके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने पूछा इसमें तो ए में कौन सी कितना वचन है, ये कितने वचन का वाक्य है, और बी में कितने वचन का वाक्य है, बताओ। ए और बी ऐसे करके लिख के बताओ। बताओ देखिए, ए में एक वचन और बी में दो, बी में द्विवचन। वाह, तालियां बजाओ अपने लिए लाडलो सारे के सारे। और फिर जो जो बता रहे ना दो के बी के अंतर्गत द्विवचन, उनको उनको इधर पकड़ के लाओ। फिर देखो, हिंदी जानते हो? हिंदी पढ़े हो? संस्कृत तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो, हिंदी तो पढ़ते हो ना? आपको ढंग से हिंदी भी नहीं आती, और बोलो अब मेरे कहने से। गुरुजी क्यों ऐसा क्यों बोल दिया हमारे बारे में? अरे नालायकों, दुष्टों, अगर आपको ये नहीं पता है कि वाक्य में अगर है के ऊपर अनुस्वार नहीं है वह वाक्य एक वचन का है, और अगर है के साथ में अनुस्वार लगी हुई इसका मतलब है बहुवचन का है। हिंदी में द्विवचन कहां होते हैं मेरे को तो ये बताओ तुम लोग, सारे के सारे, सारे के सारे बताओ। हिंदी में द्विवचन होता है? नहीं होता है तो फिर द्विवचन कहां से लिख रहे हो? लगाओ लगा सा दिमाग, खोपड़ा लगाओ, चंट खोपड़ी वालों, अपना अपना ऐसे तो बोल लो। हम्म, ऐसे तो बोल लो कि गुरुजी हिंदी संस्कृत की तो एक जैसी ग्रामर होती है। लो आ गई क्या? द्विवचन नहीं है, इसमें भी बहुवचन ही है। जब हिंदी के वाक्यों में मतलब कि द्विवचन होता ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम तो गुरुजी संस्कृत समझ करके द्विवचन बता रहे थे? मैंने पूछा हिंदी का ये तो। अब सुनो, सीधी बात वाला पॉइंट जी, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से समझना। क्योंकि संस्कृत का कभी भी अनुवाद करने के लिए आ जाते हैं ना तो ये पहचानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको मैं पूछ रहा हूं यहां सज्जन, इसमें कितना वचन है? ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार ही आप क्रिया में भी लगाओगे। ठीक बात है ना? तो सज्जन यहां पर बहुवचन है, इसलिए सज्जनाह, ध्यान रखना, सज्जनाह अभिनिविशते, अभिनिवसते, ऐसा आप लोगों का अनुवाद बन जाता है
सज्जनाः क्यों लाए? क्योंकि ये इससे पता चलता है कि बहुवचन है यहां पर, इसका कर्ता जो बहुवचन है, ठीक है, इसीलिए बहुवचन हम यहां पर लगाएंगे। सज्जनाः अभिनिवसते, अभी भी मैंने कहा कि यहां विस धातु के पहले अभि और नी उपसर्ग का प्रयोग हो तो उस जगह जहां प्रवेश किया जा रहा है उसकी भी कर्म करके द्वितीय, अभिनिवसते द्वितीय, कहां? सन्मार्ग पर, तो सन्मार्गम अभिनिवसते, लेकिन अगर आप इस अभी नी को हटा हटा दो तो सन्मार्गे ऐसा आप लोगों को रूप बनाना होगा। सज्जनाः सन्मार्गे विशते, अगर केवल विशते कर रहे हो तो सप्तमी, अदरवाइज अभी और नी का प्रयोग करने पर द्वितीय। ऐसे ही दुर्जन कुमार्ग में प्रवेश करते हैं, बहुवचन में वाक्य है, दुर्जन का यहां पर बहुवचन है, तो सज्जनाः कुमार्गम अभिनिवसते। प्रश्न सीधा सिंपल सा पूछा जाएगा कि बताइए, वाक्य दे देगा दुर्जनाः कुमार्गम अभिनिवसते, कुमार्गम में कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, ऐसा आएगा नीटू जी प्रश्न, ठीक है। आगे आ जाओ, बात करते हैं कुछ अव्ययों के बारे में। उभयतः, सर्वतः, धिक्, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अद्यति। उभयतः वाक्य में जहां मिल जाए, सर्वतः वाक्य में जहां पर मिल जाए, उभयतः, सर्वतः, धिक् जहां पर वाक्य में मिल जाए, आपको मिल जाए ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, दोनों को जोड़ोगे, ऊपरी ऊपरी दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ऊपरी ऊपरी, यण संधि करके ऊपरी ऊपरी, तो यण संधि कर लो, कर दिया गुरुजी यण, तो लिख दो ऊपरी, फिर ऊ, तो यण संधि क्रिया किया आप लोगों ने, तो ऊपरी ऊपरी। अधो अधः, अधः प्लस अधः, अधो अधः, और अधि प्लस अधि, अध्य अधि। जहां कहीं पर भी वाक्य में मिल जाए, जहां कहीं पर भी वाक्य में मिल जाए, ये कहीं पर भी मिल जाए और फिर पूछे कि बताओ कौन सा कारक है, तो सीधा सिंपल सा है मेरे लाडलो, उभयता का अर्थ हो जाता है दोनों ओर, दोनों तरफ, दोनों साइड। सर्वतः का मतलब हो जाता है सभी ओर, सभी साइड। धिक्क का अर्थ होता है धिक्कार। ऊपरी ऊपरी का अर्थ होता है ठीक ऊपर, ठीक ऊपर। अधो अधः का अर्थ होता है ठीक नीचे, और अध्यधि का मतलब ठीक बीच में। आप कहोगे गुरुजी समझ नहीं आया, क्या पढ़ा रहे हो? सुनो मेरी बात, आपसे वाक्य देगा कि उभयतः नदीम वृक्षाः सन्ति, और प्रश्न पूछेगा बताओ नदी में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है? हमने वाक्य में देखा उभयतः, हमने कहा उभयतः देखा, और अभी भी मैं बता करके आ रहा हूं उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अध्यधि, जहां पर देखने को मिल जाए वाक्य में बता देना जिसके दोनों ओर है, जिसके दोनों ओर है उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। सर्वतः, सर्वतः किसके चारों ओर बता रहे हो आप लोग? नगर के, नगर में द्वितीय विभक्ति, नगर में आपने कह दिया कर्म कारक। उभयतः है, किसके उभयतः है गुरुजी? देखो दोनों ओर, किसके दोनों ओर? मार्ग के, तो मार्ग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। प्रश्न पूछता है, वाक्य देगा कि ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, जरा बताइए लोकम में कौन सा कारक है? कैसे बताओगे, कैसे पहचानोगे? वाक्य को पढ़ेंगे और ऊपरी ऊपरी देख लिया गुरुजी, इसमें कर्ता कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, और इसमें, इसमें तो करता है भाई, करता हरि ही, लोक के ठीक ऊपर हरि है, तो जो है वो तो करता है, ठीक है नहीं? इसीलिए आगे आ जाओ,
तो कुल मिलाकर के जहां पर आपको मिल जाए उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधोअध अद्यधि, तो देखो कैसे रू बनता है। मार्ग के दोनों ओर पेड़ है, पेड़ है। बोलो पेड़ एक वचन में या बहुवचन में, यहां पर मुझे बताओ, यहां एक वचन का या बहुवचन का पेड़, बताना जरा। नालायक दुष्टों। ओहो, हेलो, हेलो, कहाँ हो? क्लास में हो क्या, या कहीं बाहर है? क्या पढ़ाया था अभी अभी? अगर है के साथ में अनुसार नहीं है तो एक वचन, है के साथ अनुस्वार है तो बहुवचन, चेक कर लो। तो पेड़ है, इस पूरे वाक्य में होने वाली स्थिति किसकी आ रही? पेड़ की। अब क्या है बताओ? बहुवचन है। तो नालायको दुष्टों, दिमाग यहीं रखो अपना, आ जाओ। वृक्षाः सन्ति, क्या बताओगे? वृक्षाः सन्ति, बहुवचन में आएगा संति, क्योंकि ये वृक्ष है तो बहुवचन, वृक्षाः सन्ति। आ जाओ। कहां है वृक्ष? गुरुजी दोनों ओर। दोनों ओर के लिए हमने उभयते ले लो चाहे अभिते ले लो, एक ही अर्थ निकलता है। अभी एक और बताऊंगा मैं भी। हमने कह दिया उभयतः, और किसके उभयते, किसके दोनों ओर? जिसके दोनों ओर वृक्ष है उसमें आप कर्म करके द्वितीय विभक्ति करोगे। आप कह दोगे कि मार्गम, मार्गम उभयतः वृक्षासन। हाँ शोभा जी, बिल्कुल ठीक है, इसलिए आ जाओ। तो कुल मिलाकर के आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ठीक इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि वाक्य आपसे पूछेगा कि बताओ नगरम में कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति। आप वाक्य में जाओगे, नगर में मैच करोगे, आप देखोगे नगरम सर्वतः प्राकार है। प्राकार का मतलब होता है परकोटा, और परकोटा पता क्या होता है? पुराने जमाने में राजा महाराजा नगर के चारों तरफ एक बाउंड्री वाल बनाया करते थे अपने अपने एरिया में। तो जो वो बाउंड्री वाल होती थी उसे कहते हैं परकोटा, और उसे संस्कृत में कहते हैं प्राकार है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा है कि गुरुजी क्या करें, संस्कृत नहीं आ रही है। तो मैं देखो सीधे सिंपल शब्दों में कहता हूं, इजी लेवल से तो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात, आप कोशिश करें एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की किताबों को जरूर पढ़ लेवे। उनको पढ़ने मात्र से ना बहुत सारी संस्कृत आएगी, समझने लग जाओगे शब्दों को। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्लिपकार्ट अमेजन पर जाओ, ठीक है, सर्च करो संस्कृत चेतन, किताब होगी, नाम लिखा होगा शास्त्री मतलब शास्त्र चेतन कुमार शर्मा, बनानी विश्वास नाम हुआ किताब के ऊपर, मैनिफेस्ट पर। मेरी अपने लिखी हुई किताब है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझाने का मैंने वहां पर प्रयास किया है। ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल। सुपर टेट में व्याकरण के लिए हेल्पफुल होगी वो, व्याकरण के लिए हेल्पफुल होगी वो। मैंने पहले ले लिया सर, क्या बात है। तो इनको बताओ फीडबैक कैसा है, मतलब कि किताब में समझ में आ रहा है या बता दो प्रकाश महोदय। मैं बता रहा हूं, आपको जाना है फ्लिपकार्ट अमेजन पर, ठीक है, वहां जाओ और सर्च करो संस्कृत चेतन। नाम सर्च करोगे ना, आपको देख मेरा नाम उस किताब के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ये तो हो गया आप लोगों का उभयतः। नहीं, फ्लिपकार्ट अमेजन, गूगल पे नहीं, फ्लिपकार्ट अमेजन जो आप लोग मंगाते हो प्रोडक्ट वहां से। उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधोदय अध्यधि, इनके योग में द्वितीय विभक्ति, इसी से मिलता जुलता, इन्हीं से मिलता जुलता। देखो अब आपने अभी भी मुझे बताना, सारे के सारे टाइपिंग ओपन करना जरा। उभयता का क्या मीनिंग बताया था आप लोगों ने? अभी भी उभयता का क्या मीनिंग बताया था आप लोगों ने? दोनों ओर। अच्छा, मैंने कहा
उभयतः सर्वतः का क्या मीनिंग बताया था आप लोगों ने? अभी भी सर्वतः का मीनिंग क्या बताया था अभी आप लोगों ने? सर्वतः सभी ओर, बिल्कुल सब ओर, सभी ओर, सभी तरफ, बिल्कुल। अच्छा, और धिक्क का धिक्कार, बिल्कुल। अभितः, ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। अभितः, परितः और हा, इनका मीनिंग भी सेम टू सेम इनके जैसे होता है कि दोनों ओर या दोनों तरफ, चारों ओर या चारों तरफ, और हा धिक्क अर्थात धिक्कार। अभितः परितः समया निकषा और प्रति। समया का ध्यान से देखिएगा, समया मतलब कि पास में, निकषा निकट में, और प्रति का मतलब हो जाता और तरफ, साइड, जिसे हम कहते हैं ना, ये और ले रहे हैं ना अपन, और तरफ साइड, उसकी तरफ, उसके प्रति, मेरे प्रति अच्छे विचार है तो मेरी और मेरी साइड अच्छे विचार है, ठीक है नहीं? बिल्कुल। आ जाओ अब। इसने पूछा कि गांव के दोनों ओर वन है, वन एक वचन में आ रहा है, बहुवचन में बता दो जरा। एक वचन में या बहुवचन में? एक वचन में। क्यों? क्योंकि देखो ना, अनुस्वार नहीं है तो एक वचन में। गांव के दोनों ओर वृक्ष, वन है, सॉरी वृक्ष नहीं, वन है, तो हमने कह दिया किसके दोनों ओर वन बता रहे हो गुरुजी? गांव के। क्या करोगे इसमें? द्वितीय विभक्ति, तो ग्रामम अभितः वनम अस्ति। आपने कहा विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, बहुवचन आना चाहिए, तो कर दो किसके चारों ओर? विद्यालय के, तो विद्यालयम परितः कह दो, या फिर आप कह दो सर्वतः। परितः वृक्षाः, बहुवचन लाओगे, वृक्षाः, और फिर अस्ति स्थ द्विवचन के लिए, और संति बहुवचन के लिए क्रिया लगाते हो तो संति। विद्यालयः परितः वृक्षाः सन्ति। प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि बताइएगा जरा, बताइएगा जरा, लंकाम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है? नीटू जी, आपने भेजा बड़ा अच्छा वाला कमेंट है, लेकिन मेरे तो समझ से बाहर हुआ आपका कमेंट ही। टाइपिंग मिस्टेक बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है आपने उसमें, कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। लंकाम समया सागरः अस्ति, प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि लंकाम में कौन सी विभक्ति, लंकाम में कौन सा कारक है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। क्यों पहचाना? क्योंकि देखो ना इधर, समया किसके पास बताया जा रहा है? समया लंका के पास में, इसीलिए एक वचन बहुवचन नहीं है, ठीक है? तो इसी प्रकार से अभितः परितः समया निकषा हा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। अब बात करते हैं हम तृतीय विभक्ति कर्ण कारक की। मैं सही बात बताऊं तो इसमें बड़ा मजा आने वाला है, पढ़ने में बड़ा आनंद आने वाला है, समझने में बड़ा आनंद। चलो आ जाओ।
बात करते हैं कर्ण कारक तृतीया विभक्ति है। साधक तमम कर्णम। अच्छा मुझे जरा बताना, मैंने पिछली क्लास में बताया था और मैंने पूछा भी था आप लोगों से, बताओ कर्ता कारक की परिभाषा क्या है? संस्कृत में बताना है, हिंदी में नहीं बताना। सूत्र बताया था पिछली क्लास में, बताओ कर्ता कारक की क्या परिभाषा थी? बताओ बताओ। इसका मतलब ये रिवीजन नहीं करते हो। हरि महोदय अभी यही बता रहा हूं मैं, अभी कारक पढ़ा रहा हूं, कारक के साथ ये किसने लिखा? हीना जी ने। तालियां बजाओ हीना जी के लिए। हरि महोदय यही बताया जा रहा है कि जहां पर आप लोगों को परितः देखने को मिल जाए, उसकी परितः मतलब चारों ओर, जिसकी चारों ओर बता रहे उसमें कर्म कारक भी होता है और द्वितीय विभक्ति भी होती है मेरे लाडले। यही तो बताता और इतनी देर से और बताता क्या रहा हूं, नहीं तो कारक प्रकरण पढ़ने का औचित्य क्या है? कर्ता कारक की परिभाषा हमने देखी, स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र होता है क्रिया करने के लिए, वो कर्ता होता है। कर्म की क्या परिभाषा बताई थी हमने? कर्तुः ईप्सितमम, कर्तुः रीप्सिततमम कर्मः। पढ़ाया था, बताया था। अब बताओ मुझे कर्ण की परिभाषा क्या होगी? बताओ देखें। कर्ण की परिभाषा होगी साधक तमम कर्णम, साधक तम कर्णम, साधक तमम कर्णम। और ये देखो ये सूत्र, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो, वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। जो कर्ता को क्रिया करने में सहायक हो वो कर्ण कार्य कहलाता है। मैं आप लोगों से ना एक निवेदन करूंगा, 2 सेकंड के लिए ना आप लोगों को थोड़ा बफरिंग होने वाला है, क्योंकि मेरी तरफ से ना थोड़ा सा शायद मुझे लगा कहीं ना नेट इशू चल रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, लिखने में नहीं आ पा रहा अच्छे से मेरे से। मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है? एक बार के लिए थोड़ा सा बफर होगा, मैं पहले बोल देता हूँ बीच में। अभी बताओ वापिस से, अभी आ रही है ना अच्छे से आवाज? वैसे वैसे दिक्कत नहीं है ना? मेरे से थोड़ा सा नेट इशू, मतलब कि जब नेटवर्क चला जाता है ना तो कुछ सिस्टम बिगड़ गया मेरा से, इसीलिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भाई साहब कर्ता को क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायता करता है वो कर्ण कारक होता है। अब आप कहो गुरुजी कैसे? तो सुनो, मम्मी पता है, मम्मी मम्मी है, कौन होती है मम्मी? गुरुजी मम्मी होती है पूरे जीवन में सबसे प्यारा शब्द, सबसे प्यारा संबंध, सबसे निराला जीव होता है मां। चाहे कितने भी बच्चे ने कष्ट दिया हो, कुछ भी बच्चे ने कर दिया हो, लेकिन मां मां होती है। सुनो मेरी बात को, चांटा खाया कभी मम्मी से? अरे याद है किसी को? थप्पड़ ताजा ताजा। अब नहीं किसी को याद है क्या? अभी 1-2 दिन पहले या 1-2 घंटे पहले किसी को याद है? सुनो मेरी बात, अरे रहन दो, जो झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे ना, वो तो सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद। बेलन की बेलन की खाती थी, चलो ठीक है, बेलन की देख लो, चलो। माता ने बेलन से पीटा, पीटने के लिए माता जी ने सहारा किसका लिया? किसका लिया? बेलन का। साधन क्या प्रयोग में लिया? बेलन। वो बात अलग है कभी कभार झाड़ू भी आए लगी हुई है साधन के रूप में, वो बात अलग है कभी कभार हाथ भी आया हुआ है साधन के रूप में, वो बात अलग है। अगर बाहर मम्मी जी जो है जा रही है और बच्चे ने नहीं सुना, ज्यादा गुस्सा आ गया, तो कभी कभार पैर में से माता जी की चरण पादुकाएं भी आ जाती थी, है कि नहीं? हाँ
चलो आ जाओ। तो साधन का प्रयोग लिया गया कि नहीं लिया गया? चिमटा रहे पता नहीं क्या क्या। भाई साहब आ जाओ। साधन का प्रयोग लिया तो जो साधन था उसमें हम करते हैं सॉरी तृतीय विभक्ति। जैसे मम्मी हाथ से थप्पड़ मारती है, तो ध्यान से देखना। मम्मी कौन? माता। चपेट यति, चपेट यति, माता चपेट लगाती है, किसका सहारा लेती है? हाथ का। तो हस्तेन, हस्तेन तृतीय विभक्ति। जो वाक्य में साधन है उसकी में हम तृतीय विभक्ति करते हैं। हाँ, माता के पास शस्त्रों की कमी, अस्त्रों शस्त्रों की कमी नहीं है। सही बात है। ठीक है, माता हस्तेन चपेटयति। आगे आ जाओ। राम ने बाण से रावण को मारा। साधन देखो, साधन को छांटना है। मारने के लिए साधन किसका प्रयोग लिया? बाण का, तो बाण में तृतीय विभक्ति लगाओ। मोहन दांतली से काटता है। किससे काटा उसने? गुरुजी दांतली से। दांतली साधन, हाथ से लिखता है साधन। तो जहां पर साधन की बात आ जाए उसमें तृतीया। अब आप देखो, वह प्रश्न पूछेगा कि बताओ, राम है बाणेन रावणम अहन, राम ने रावण को बाण के द्वारा या बाण से मारा। पूछेगा बताओ बाणेन में कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक? तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति कर्ण कारक। दात्रेण लूनाति, लूनाति मतलब कि काटना होता है। ठीक है, किससे काटा? दांतली से, साधन का। हस्तेन, चलो मैं कहूं, मैं मेरी बात सुनो सारे के सारे, मैं ये कह दूं कि हस्तेन की जगह मैंने लिख दिया पेन, हाथ की जगह मैंने लिख दिया पेन से लिखता है, लेख लिखता है। अब जरा बताना मुझे, वाक्य क्या बनाओगे आप लोग? पेन से लिखता है, पेनेन कर दो, है ना? पेनेन। हाँ, पेन को पेनेन। नालायको। सह, हस्तेन को चेंज करो, कलम कहते हैं संस्कृत में पेन को, तो आप कह देंगे कलमेन। दैट्स ऑल। सह कलमेन लेखम लिखती। पेनेन मत करना, पेन अंग्रेजी का वर्ड है। लेखनी करोगे तो लेखनी का आप तृतीय विभक्ति एक वचन लगाओ। भाई नद्याः तो लेखन्याः, दैट्स ऑल। है कि नहीं? आगे आ जाओ। आ जाएगा क्या नाम आपका? सुबोध जी आ जाएगा, टेंशन नोट, मेंशन नोट। अभी बैच में पढ़ो बैठ करके, आगे चलो। साधन का पता चल गया, अब आ जाओ। इथम भूत लक्षणे, इथम भूत लक्षणे। सबका कमेंट दिखता है अनूप जी, किसी का भी नहीं, ऐसा कोई नहीं है किसी का कमेंट, सबका कमेंट आता है। इथम भूत लक्षण। अब देखो इसके संधि विच्छेद करके ध्यान से। इथम मतलब कि उस, भूत मतलब कि प्राणी की पहचान हो जाए किससे? लक्षण मतलब लक्षण से। इस सूत्र के लिए ना एक छोटी सी शायरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को, छोटी शायरी सुनोगे? मन है? मन है शायरी सुनने का? शायरी को सुनते ही सूत्र समझ में आ जाएगा अपने आप ही। सुनो, एक बार की बात है, हमने देखा खिड़की में, कहां देखा? खिड़की में। तो हमारे मुख से निकल करके आया क्या? दूर से देखा तो खिड़की में बैठी बाल हिला रही थी। दूर से देखा तो वो खिड़की में बैठी बाल हिला रही थी। अच्छा, मुझे ईमानदारी के साथ में कहना, वही बाल हिला रही है, ये कैसे पता चला? क्योंकि गुरुजी उसके घर में इतने सुनहरे, इतने घनेरे, इतने काले काले चमकदार बाल उसके और किसी के नहीं है। किससे पहचाना आपने उसको? खिड़की वाली को। खिड़की वाली को किससे पहचाना? गुरुजी बालों से, घुंघराले बालों से, है चमकते बालों से। पहचान हुई किससे? लक्षण से। क्या है वो? गुरुजी लक्षण। उसका चिन्ह विशेष है पहचान करने का। हाँ गुरुजी। कोई कहता है कि गुरुजी मैं तो आपको पीछे से पहचान गया, क्यों? क्योंकि गुरुजी आपके पीछे जो है ना, यहां यहां कॉलर पे वहां एक तिल है। किससे पहचाना? तिल से।
अरे गुरुजी मेरा भाई तो धोनी है, मेरे भाई में धोनी की पहचान कैसे हुई? अरे गुरुजी हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है, हेलीकॉप्टर शॉट से। अच्छा, और देखो, हमारे गुरुजी हुआ करते थे शारीरिक शिक्षक, पीटीआई जी गुरुजी। और पीटीआई जी गुरुजी क्या करते थे? पीटीआई जी गुरुजी हमारे इस मनुष्य शरीर में राक्षस प्रजाति की पहचान कर लेते थे। अब पूछो कैसे? रविवार के बाद में सोमवार को स्कूल जाते, रविवार के बाद में स्कूल जाते, सोमवार को गुरुजी चेक करते नाखून है, और नाखून अगर बड़े बड़े तो क्या कहते? अरे नालायक दुष्ट राक्षस कहीं का। बोलो मुझे ये बताओ, उन्होंने हमारे इस तुच्छ शरीर में राक्षस कहां से? नाखूनों से। चिन्ह से पहचाना? हाँ गुरुजी। तो नख, नाखून को संस्कृत में कहते हैं नख, और नख एक नख से नहीं, बहुत सारे नाखूनों से। तो बहुवचन कर देंगे राम ही, तो नख ही, राम ही नख ही, नख ही राक्षस। बोलो राक्षस की पहचान की कि नहीं? गुरुजी कर ली। अरे रास्ते में जा रहा था, जा रहे थे गुरुजी, क्या हुआ? रास्ते में जा रहा तो एक भाई साहब जटाओं वाला एक व्यक्ति दिखा। बोलो किसकी पहचान होगी? गुरुजी बाबा जी, तपस्वी है। तपस्वी दिखा तो तापस है, तापस है। किससे लगा तपस्वी? जटाओं से। जटा आकारांत, आकारांत रमा के जैसे रमा भी ही, तो जटा भी एक जटा से नहीं, बहुत सारी जटाओं से, जटा भी ही तापस। आगे बढ़ो। सीता स्वभाव से गाय है, यहां ना डबल मात्रा है, इस बात का ध्यान रखना है, डबल है, नखई राक्षस। स्वभावेन धेनु, मतलब किसी चिन्ह विशेष से किसी व्यक्ति की पहचान हुई, जैसे कि दूर से देखा तो वो खिड़की में बैठी बाल हिला रही थी, हालांकि वो बात अलग है कि पास जाकर देखा तो उसके उनके घर में पालतू बिल्ली पूंछ हिला रही थी, तो पालतू बिल्ली के भी सुनहरे होते हैं। आगे चलो। येनांग विकार, येनांग विकार, येन अंगेन विकृत, येनांग विकार है। हमारे परमात्मा परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, हमें ऐसे कैसा दिया है? इसमें कोई अधिक कोई कम अंग नहीं दिया है, लेकिन किसी कारणवश दुर्घटनावश किसी अंग में, अंग मतलब कि आंख कान नाक मुंह है, जो भी हाथ पैर होते हैं, कुछ फ्रैक्चर आ जाए, कुछ विकृति आ जाए, बदलाव हो जाए, तो उस बदलाव को बतलाने के लिए हम उस अंग में, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति करते हैं। जैसे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, ठक ठक गिल्ली उड़ कर गया एक आंख पर, पटाख, क्या हो गया? गुरुजी काना। तो काणत्व भाव को बतलाने के लिए क्या बता रहे हो आप लोग? आंख में। तो भाई साहब इसलिए इसमें अक्षणा काण है, नेत्रेण काण। क्या करोगे? अक्ष धातु, अक्ष शब्द का प्रयोग करोगे तो अक्षणा काण है, आंख से काणा। एक आंख से तो अक्षणा, और दो से करोगे तो द्विवचन लगा दो तृतीय व्यक्ति का। आ जाओ आगे। हाथ से लूला, लुंजा का अर्थ होता है लुंजा, लुंजा मतलब लूला, जिसका हाथ टूट गया हो वो लूला ही होता है। इसको लूले को संस्कृत में कहते हैं लुंजह। अगर इस पुंलिंग है तो लुंजह, स्त्रीलिंग है तो लुंजा। कहां से? कहां से? विकार कहां है? गुरुजी हाथ में, तो हस्त, तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या लगाओगे? गुरुजी हस्तेन, और गुरुजी दोनों हाथों से हो तब द्विवचन लगा तो हस्ताभ्याम। और देखो आगे, इसको तो आपने कह दिया अक्षणा, अक्षणा काण है, इसको आपने कह दिया हस्तेन, हस्तेन लुंजह। और भाई साहब सुनो, जिसका उजड़ गया हो ये हरा काला काला हरा हरा वन, ये जिसकी उड़ जाए बाल, उसे क्या कहते हैं? गुरुजी टकला। थोड़ा आदर पूर्वक बोलो रे। गंजा। तो गंजे को संस्कृत में कहते हैं खलवाटा। अगर किसी किसी ऐसी व्यक्ति को अगर आप बोल दोगे ना, ए खलवाटा इधर आ, वो थोड़े समझेगा खलवाटे का मीनिंग क्या होता है, उसको बोल देना
फिर बोलो खलवाट, क्या बोला क्या बोला? मैंने ऐसे बोला कि अरे खलवाट मतलब कि मेरे खड़ूस वाले भैया। खड़ूस क्यों बोला? कि आप सुन ही नहीं रहे थे। तो खलवाटः, ठीक है। खलवाटः कहां से? सिर से, तो सिरसा खलवाट है, क्योंकि संस्कृत में सिरस शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? सिरस। सिरस। और भाई साहब झाड़ू तो आई थी, चप्पल भी आए थे थोड़ी देर पहले। अब सुनो, मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा जी ओ चिंटू। चिंटू ने सुना नहीं, तो दूसरी बात में क्या जवाब आएगा मम्मी का? मम्मी कहेगा ओ बैरे। ऐसे आता ना डायलॉग मम्मी का, फेमस वाला। तो क्या कहेगी? ओ बैरे। कहां से बहरे? गुरुजी कान से बहरा। एक कान से बहरा तो कर्णेन, कर्णेन बधिर। और दो कानों से तो कर्णाभ्याम बधिर। लूला, लंगड़ा। कहां से? गुरुजी पैर से। एक पैर से तो पादेन खंज है, और दो पैरों से तो पादाभ्याम खंज, रामाभ्याम, तो पादाभ्याम खंज। अरे भाई साहब महाभारत में, महाभारत में थोड़ी, महाभारत में भी थी, कृष्ण लीला में मथुरा में थी एक, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है। जबकि रामायण में तो थी मंथरा। मंथरा पीठ से क्या थी? कुब्बड़ थी ना, ऐसे चलती थी। तो कुब्बड़ पीठ से हो। नहीं रामायण में तो थी, महाभारत में है एक, मतलब कि थोड़ा सा उनको नाम याद नहीं आ रहा वो, कुबड़ी कुबड़ी ऐसा कुछ, शायद ऐसा कुछ है। हाँ कुब्जा, बिल्कुल वही। तो अगर स्त्री बता रहे हो तो पृष्ठेन कुब्जा, और पुरुष बता रहे हो तो पृष्ठेन कुब्जा है। लेकिन नहीं, नहीं एक कुरूप स्त्री थी जो कंस के तिलक लगाया करती थी। कंस के तिलक लगाया करती थी वो। ध्यान रखना, वो थी। तो उसको भी जो है, जब मथुरा गए थे ना कृष्ण भगवान, तो उसको स्पर्श मात्र से उसको स्वरूप प्रदान कर दिया था। सुंदर मन कुब्जाई थी शायद, ऐसा ही कुछ नाम था, मैं तो कुब्जाई पता है, नहीं और भी नाम होगा शायद उसका। हम्म। चलो आ जाओ। एनांग विकार है, जिस अंग में विकार है उस अंग को विकृत बताने के लिए तृतीय व्यक्ति लगाओगे, ठीक है। आगे आ जाओ। हाँ हाँ कुब्जाई थी, ठीक है, मान गए भाई साहब। आगे चलो, एक और सूत्र पढ़ ले, बहुत ये भी छोटा सा, फिर इसके बाद वाले जो है ना ये अगली क्लास में देखेंगे, या सारे अगली क्लास में देखो। बोलो बोलो, नहीं पढ़े? चलो रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो, कि जहां पर वस धातु के पहले अनु, अधि, उप और आंग उपसर्ग का प्रयोग कर लिया जाए, तो वस मतलब जहां स्थान पर रहा जा रहा है उसमें आप द्वितीया करोगे, और अगर इसका प्रयोग नहीं करोगे तो भाई साहब सप्तमी विभक्ति करोगे। ये जब हम सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे ना, वहां पर भी काम देगा ये सारे के सारे सूत्र, तीनों चारों सूत्र आप लोगों को मिल जाए भाई साहब। अधि उपसर्ग, सॉरी, सींग स्था आस धातु के पहले अधि उपसर्ग का अगर प्रयोग किया गया है, तो जिस जगह पर बैठा जा रहा है, जिस जगह पर आसन ग्रहण किया जा रहा है, जिस जगह पर सोया जा रहा है, उसमें भी आप स्थान में द्वितीय युक्ति करोगे सप्तमी के बजाय। और अगर इनका प्रयोग नहीं करोगे तो अधि, सॉरी, सींग स्था आस धातु के साथ में सप्तमी करोगे। आता है अगर अभि और नि उपसर्ग का प्रयोग विष धातु के पहले कर लेते हो, तो जिस मार्ग पर, जिस स्थान पर प्रवेश किया जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति, लेकिन अभी नि का प्रयोग नहीं करोगे तब सप्तमी। आता है अभितः परितः समया निक्षा, सॉरी, उभयतः सर्वतः धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अर्थात जिसके ठीक दोनों, जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, जिसको धिक्कार, जिसके ठीक ऊपर, जिसके ठीक नीचे, जिसको, जिसके ठीक बीच में, उस स्थान में आप कर देते हो द्वितीय विभक्ति। अब उभयतः, अभितः परितः समया निक्षा, हा प्रति अभितः मतलब कि दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः समया मतलब कि पास में, निक्षा मतलब कि निकट, हा मतलब धिक्कार, और प्रति मतलब तरफ, जहां पर प्रयोग जिसकी तरफ उसमें द्वितीय विभक्ति।
साधक तमम कारणम, जो साधन होता है कार्य की सिद्धि में, उसको आप तृतीय विभक्ति में प्रयोग लेते हैं। रामः रावणेन बाणेन रावणम अहन, सह दात्रेण लूनाति, सह हस्तेन लेखम लिखति, साधन का प्रयोग है तृतीय विभक्ति। जिस अंग विशेष से हमें किसी लक्षण विशेष, चिन्ह विशेष से हमें किसी व्यक्ति की पहचान हो जाए, उस लक्षण में भी हम तृतीय विभक्ति करते हैं। जिस अंग विशेष में विकार आ जाए, विकृत अंग को बतलाना हो, उसमें भी हम तृतीय विभक्ति लेते हैं। अक्षणाकाण, हस्तेन लुंजे, शीर्षा खलवाट, कर्णाभ्याम बधिरा और पादेन खंजय, पृष्ठेन कुब्जा या कुब्जा। बाकी के सहयुक्त प्रधान है और पृथक विना नाना अंतर में अगली क्लास में देखेंगे। आप लोगों को कक्षा कैसी लगी, आप लोगों ने कितने स्टार दिए शास्त्री को, जरा बता दीजिएगा।